जंगबंदी को 11 दिन हो गए लेकिन सूरत हाल पिछले दिनों गैर यकीनी कैफियत अख्तियार कर चुकी हुई थी। वैसे तो मुआहदे को 11 दिन हुए हैं, लेकिन जंगबंदी को काफी ज्यादा टाइम हो गया और उसके बीच में हमें नजर आता रहा है कि कहीं ना कहीं से बैक एंड फोर्थ चलती रहती है। अभी जो सूरत हाल चल रही है वो ये चल रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो मुआहदा है उसके क्लॉज नंबर 5 के तहत ईरान के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पैसेज वे को जो है वो इंश्योर करवाएगा और ओमान और ईरान मिलके तय करेंगे कि क्या सूरत हाल बनेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। अमेरिका ने सोचा कि हम अपना रास्ता खोल देते हैं, साइड से कश्तियां लेके जाने शुरू हो जाएंगे, और उन्होंने कोशिश की जिसकी वजह से जो है वो ईरान ने जो है वो पास होने वाली जो कश्तियां थी जो नहीं मान रही थी वार्निंग्स के बावजूद, उनको जो है वो टारगेट किया। और अभी हमें नजर आया कि बैक एंड फोर्थ जो है वो 2 दिन तक रही। लीडरशिप का मानना ये है कि इस वक्त अमेरिका जितनी चाहे कोशिश कर ले, लीडरशिप इसको रिस्पॉन्ड करेगी। तेहरान अब नए हरमुज का कंट्रोल हासिल कर लेता है तो इसका मतलब ये है कि एक तो अमेरिका को शिकस्त हो गई है। 28 फरवरी तक जो है वो स्ट्रेट हॉर्मुज खुला हुआ था, जबकि ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स में 12 नॉटिकल मील आते हैं और 12 जो है वो ओमान के बीच में आते हैं। और ओमान और ईरान ने पहले से, आपको याद होगा, टॉक्स हो रही थी और फ्रेमवर्क डिसाइड कर लिया था कि दोनों मिलकर चलाएंगे। पूरी तरीके से जस्टिफाइड है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर फिलहाल जो है वो कंट्रोल अपना जिस तरीके से रखना चाहे वो रखे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो हालत जंग में और कोई भी कंट्री जो है वो अपनी टेरिटोरियल जो वाटर्स हैं उसके अंदर बिल्कुल यूज करेगा लेवरेज को। अमेरिका ने क्लेम किया पिछले दिनों कि जी हमने वहाँ पे ड्रोन स्टोरेज और मिसाइल स्टोरेज जो है उसके ऊपर स्ट्राइक किया। ये बोलते तो बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर इनका खुद का मीडिया आके इनको गलत प्रूफ करता है। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं जीएनएन स्टूडियोज की एक और एपिसोड। मैं हूं उमर बशीर। नादरीन, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से शुरू होने वाली जंग अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान अब एमओयू के 14 पॉइंट्स पर पहुंच चुकी हुई है। इससे पहले इस पर सीज फायर हो चुका हुआ था, लेकिन गुज़िश्ता 2 रोज़ से एक गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो चुकी है, गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले सिंगापुरियन जहाज़ पर ईरान के जो स्ट्राइक थी उसके बाद उस सूरत हाल ने मज़ीद अंगड़ाई लेना शुरू किया, तो अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमला किया। अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या ये जंग वापस रिज्यूम हो जाएगी या ये मुआहिदा एमओयू जो साइन हुआ है इसके नतीजे में कोई ऐसी डील निकलेगी जिसका फ़ायदा पूरी दुनिया को हासिल होगा? अभी सूरत हाल क्या है, इसके ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं तेहरान से जॉन हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जॉन। वालेकुम सलाम, कैसे, ठीक हैं? जी बहुत शुक्रिया जॉन भाई। जॉन भाई, एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक हो गया है और जंग बंदी को 11 दिन हो गए लेकिन सूरत हाल पिछले दिनों गैर यकीनी कैफियत अख्तियार कर चुकी हुई थी। आप चूंकि वहां पे मौजूद हैं, ईरान के अंदर लीडरशिप इस मुआहदे को लेके किस तरह क्या सोच रही है और वहां की अवाम क्या सोच रही है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखिए, पहले तो जंगबंदी को, वैसे तो मुआहदे को 11 दिन हुए हैं, लेकिन जंगबंदी को काफी ज्यादा टाइम हो गया और उसके बीच में हमें नजर आता रहा है कि कहीं ना कहीं से बैक एंड फोर्थ चलती रहती है। अभी जो सूरत हाल चल रही है वो ये चल रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो मुआहदा है उसके क्लॉज नंबर 5 के तहत ईरान के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पैसेज वे को जो है वो इंश्योर करवाएगा और ओमान और ईरान मिलके तय करेंगे कि क्या सूरत हाल बनेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। अमेरिका ने सोचा कि हम अपना रास्ता खोल देते हैं, साइड से कश्तियां लेके जाने शुरू हो जाएंगे, और उन्होंने कोशिश की जिसकी वजह से जो है वो ईरान ने जो है वो पास होने वाली जो कश्तियां थी जो नहीं मान रही थी वार्निंग्स के बावजूद, उनको जो है वो टारगेट किया। और अभी हमें नजर आया कि बैक एंड फोर्थ जो है वो 2 दिन तक रही। अब जो बात है कि अश्योर करवा लिया है दोनों साइड्स ने कि एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, ये कितना मुमकिन है हमें नहीं मालूम कि ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहरहाल अमेरिका तो कोशिश कर रहा है कॉन्स्टेंटली कि एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर अलग से एक पैसेज जो है वो ओपन करवा सके, ताकि ईरान का लेवरेज जो है वो खत्म हो टॉक्स के अंदर। लीडरशिप का मानना यह है कि इस वक्त अमेरिका जितनी चाहे कोशिश कर ले, लीडरशिप इसको रिस्पॉन्ड करेगी। एंड आई थिंक कि अभी जो मुआहदे के बाद आपने जो देखा है, रीजनल विजिट्स देखे हैं, ना सिर्फ मार्को रूबियो ने विजिट किया जीसीसी कंट्रीज को, बल्कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची साहब ने भी बातचीत की ओमान के फॉरेन मिनिस्टर से फॉर एग्जांपल, और दूसरे यूएई के फॉरेन मिनिस्टर से फॉर एग्जांपल। तो ईरान भी साथ ही साथ जो है वो कोशिशें कर रहा है कि किसी तरीके से बैलेंस मेंटेन रखे। और आप देख रहे हैं कि ये सिचुएशन जो है वो आगे जा रही है इस तरफ के कोई ना कोई रेजोल्यूशन आगे पाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल इसके अंदर परमानेंस कितनी होगी ये किसी को नहीं मालूम। अच्छा, ये जो जिसकी जिक्र आपने किया अभी जॉन भाई, पॉइंट 5 था, अपॉन द साइनिंग ऑफ दिस एमओयू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल मेक अरेंजमेंट्स यूजिंग its best efforts for the safe passage of commercial vessels with no charge for 60 days only. अब इसमें 3 रूट हैं।
एक वो जो ईरान के बिल्कुल साथ साथ है, इसमें फिर एक सेंट्रल रूट था और फिर एक जो ओमान की साइड से था। अब इसमें अगर ईरान ये कह रहा है कि सिर्फ ट्रैफिक वहां से गुजरेगी जहां से ईरान चाहेगा, क्योंकि जो सेंट्रल रूट था वहां पे तो माइनिंग हुई हुई है, और जो ईरान वाली साइड है वहां से थोड़ा टफ भी है, डिफिकल्ट भी है, तो ईरान वुड नॉट अलाउ वो जो क्या नाम है उसका, वो जो शिप गुजर रहा था वहां से, क्या वो ओमान वाली साइड से गुजर रहा था या सेंट्रल रूट से गुजर रहा था, जिसकी बुनियाद पर ईरान ने इसके ऊपर स्ट्राइक की? देखिए, मायदा आपने खुद पढ़ा, इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल इंश्योर द पैसेज वे। इसका मतलब यही है कि पार्टीज ने इत्तेफाक कर लिया, और बाकायदा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का लिखा हुआ है पूरा। इसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ जी। कि किसकी साइड कौन सी है, और बाद में लिखा हुआ भी है कि ईरान एंड ओमान विल डिसाइड। अगर आप क्लॉज 5 आगे पढ़ें तो उसके बिल्कुल आगे जो आपने पढ़ा है उसके बाद लिखा हुआ है कि ईरान एंड ओमान विल डिसाइड द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। तो सेंट्रल रूट बहरहाल किस हद तक इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दो जगहों पे। 12 नॉटिकल मील की जो टेरिटरी है वो ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स है, और 12 नॉटिकल मील की जो टेरिटरी है वो ओमान के रास्ते से आती है। ठीक है। ओमान के रास्ते में कुछ ऐसा रास्ता भी है जिसके अंदर सेडिमेंट्री आउटपुट इतना है कि वहां से कश्तियां इफेक्टिवली जो है वो वैसे भी नहीं गुजर सकती। और साथ ही साथ अभी हमें जो नजर आया है, जो जो शिप की आपने बात की, सिंगापुर की एक वेसल थी, सिंगापुर। और उसके बाद कल जो है वो एक और वेसल थी। ये दोनों वेसल्स ओमान की जो समुद्री हुदूद हैं वहां से कॉर्नर से क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। और ईरान का कहना ये नहीं है कि जी जो है वो आप बेसिकली वहां से नहीं जा सकते। बात सारी ये है कि जब मुआहदे में आपने एग्री कर लिया है कि ईरान जो है उसके कोऑर्डिनेशन के अंदर शिप्स जाएंगी और ईरान इंश्योर करवाएगा पैसेज वे को, तो क्योंकि पता नहीं है ईरान को कि कौन क्या लेके जा रहा है क्या नहीं लेके जा रहा, और जाहिर सी बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अगर अमेरिका तो यही चाहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का जो कंट्रोल है वो किसी तरीके से हट जाए, ताकि ईरान को एक सेंट भी ना देना पड़े और ईरान के ऊपर अटैक भी कर दें अगर उनका दिल चाहे तो ईरान का कहना यह है कि आप जो कोशिश कर रहे हैं कि एक नया रास्ता गुजारें ताकि ईरान के खिलाफ आपके पास कोई ना कोई चीज रहे, कि जाहिर है मसला ही खत्म हो जाएगा फिर तो अमेरिका का। तो ये ईरान जो है वो जो जो इतनी जंग करके उसने जो जीता है वो जाने के लिए जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है। शिप्स को गुजरने दे रहा है ईरान। ईरान भी कह रहा है कि हम कोई टोल चार्ज नहीं कर रहे, जिसको जाना है वो जाए, बस कोऑर्डिनेशन के साथ अगर किसी को जाना है तो वो जा सकता है, वरना कोई भरोसा नहीं है कि कश्तियों में क्या जा रहा है क्या आ रहा है। और जाहिर सी बात है कंट्रोल का एक एलिमेंट बहुत ज्यादा है जो कि ईरान जो है लेट गो करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पूरा चेस बोर्ड इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी अमेरिका अगर खुलवा लेता है अपनी तरफ से या अपने अपनी ही तरफ से कुछ कर लेता है, तो जाहिर सी बात है वो निगोसिएशंस में फिर ईरान के पास कोई भी लेवरेज नहीं बचेगा कि वो कुछ भी कर सके आगे जाके। एक एक ये भी तो है ना कि अगर तेहरान अपनाए हरमुज का कंट्रोल हासिल कर लेता है, तो इसका मतलब ये है कि एक तो अमेरिका को शिकस्त हो गई है, और वो जो कि नज़र भी आ रहा है किसी यस। हद तक इन 14 पॉइंट से। और दूसरा ये है कि उस स्टेट ऑफ हरमुज को कंट्रोल के बाद ऐसे लगेगा कि जैसे ईरान ने ग्लोबल इकॉनमी को हॉस्टेज बना सकता है किसी भी वक्त, और उसको हॉस्टेज बनाने के बाद वो अमेरिका से अपनी किसी भी डिमांड्स को एक्सेप्ट करवा सकता है। तो ये तो अमेरिका पर दबाव बढ़ जाएगा, तो अमेरिका कभी भी नहीं ये चाहेगा कि टोटली ईरान के कंट्रोल में रहे, और अगर वो रहेगा तो फिर इसका मतलब ये है कि जो एमओयू का कंक्लूजन है वो अगर 60 दिनों बाद कोई हल निकलता है तो दैट वुड बी द विक्ट्री ऑफ ईरान। जी, ये आई थिंक अमेरिका को पहली बात तो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी भी बंद नहीं था, आपको याद होगा। जी। 28 फरवरी तक जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, जबकि ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स में 12 नॉटिकल मील आते हैं और 12 जो है वो ओमान के बीच में आते हैं। और ओमान और ईरान ने पहले से, आपको याद होगा, टॉक्स हो रही थी और फ्रेमवर्क डिसाइड कर लिया था कि दोनों मिलकर चलाएंगे, और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में भी ये लिखा हुआ है कि ईरान और ओमान डिसाइड करेंगे। हॉस्टेज बनाने की बात तो सिर्फ अमेरिका की है और उन खलीजी ममालिक की है जिन्होंने साथ दिया अमेरिका का ईरान के ऊपर अटैक्स में, और ईरान पूरी तरीके से जस्टिफाइड है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर फिलहाल जो है वो कंट्रोल अपना जिस तरीके से रखना चाहे वो रखे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो हालत जंग में, और कोई भी कंट्री जो है वो अपनी टेरिटोरियल जो वाटर्स हैं उसके अंदर बिल्कुल यूज करेगा लेवरेज को। और जब मुआहदे में आपने एग्री कर लिया है कि जी ठीक है ईरान और ओमान मिलकर डिसाइड करेंगे, तो फिर एक नया पैसेज वे बनाना ये मुआहदे के खिलाफ है। तो ईरान जो है उसके अंदर, ईरान ने ये नहीं बोला कि हम जो है वो सब कुछ रोक देंगे। ईरान ने कहा है कि जी हम जाने दे रहे हैं, जिस कश्ती को जाना है जाए, टोल भी नहीं ले रहे, मतलब टोल फ्री जा रहे हैं जिसको जाना है। तो अमेरिका को, बिल्कुल आपने सही अर्ज किया कि अमेरिका को यही खदशा है कि ईरान की क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल रहेगी तो अमेरिका की शिकस्त इसमें नजर आएगी। और सिर्फ यही मामला नहीं है, अगर आप देखें तो अमेरिका कोई दूध से धुला हुआ नहीं है। वो तो पहले से ट्रम्प कहता हुआ आ रहा था कि हम टोल्स चार्ज करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, और हम जो है वो चलाएंगे चीजों को, और अपनी जो 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 जौहरी जो, जो इनका दिफा जितना भी सामान है आर्टिलरी का या आर्मरी का,
वो पहुंचाना या नेवल वेसल्स को, शिप्स को लेके आना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ये एक रियल थ्रेट है ईरान के लिए। तो ईरान चूंकि अकेला मुकाबला कर रहा है अमेरिका का, तो वो तो अनकन्वेंशनल मीन्स यूज करेगा ना, एसिमेट्रिक वॉरफेयर तो वो यूज करेगा। और अमेरिका में आई थिंक जाहिर है ये परेशानी पाई जाती है कि ईरान जो है हमें ब्लैकमेल कर सकता है। बिल्कुल सही, अगर आप इसको, इस वर्ड को यूज करना चाहें तो बिल्कुल सही यूज कर सकते हैं कि ईरान जो है वो ब्लैकमेल कर सकता है। लेकिन ईरान ने बहरहाल मुआहदे की अभी तक कोई ऐसी वायलेशन नहीं की। हमेशा फर्स्ट वायलेशन हम देखते हुए आ रहे हैं। नेवल ब्लॉकेड खुद से भी एक वायलेशन था बाय द वे, जी, जो सीज फायर प्रीवियस। के दौरान लगा हुआ था। अच्छा तो ये ईरान जो है वो तो सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहा है अमेरिका को। अगर अमेरिका खत्ता छोड़ के चला जाए तो ईरान को कोई मसला नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने से, वो खोल के बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये जो अमेरिका ने क्लेम किया पिछले दिनों कि जी हमने वहाँ पे ड्रोन स्टोरेज और मिसाइल स्टोरेज जो है उसके ऊपर स्ट्राइक किया, क्या उस स्ट्राइक से वाकई जेन्युइन स्ट्राइक था, वो वहीं उसी जगह पे हिट हुआ या उससे नुकसान हुआ है ईरान को? क्योंकि ईरान की तो सारी जो इस तरह की इंस्टॉलेशंस हैं वो अंडर द बीनीथ द सरफेस हैं, मतलब जमीन के नीचे हैं, तो क्या वाकई स्ट्राइक हुई है वहां पे? ये तो आप खुद बता सकते हैं। 115 दिन से वो कह रहे हैं कि हमने ईरान का सब कुछ खत्म कर दिया है, नेवी खत्म कर दी है, ड्रोन, मतलब एक बात सारी ये है कि देखें, ये बोलते तो बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर इनका खुद का मीडिया आके इनको गलत प्रूफ करता है। अभी अगर आप रिपोर्ट्स उठा के देखें तो ईरान का क्या डैमेज हुआ है। सिरिक के अंदर एक टेलीकम्युनिकेशंस टावर है, एक जो सिग्नल देने वाला टावर होता है, उसको जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया है। बाकी ड्रोन की इनकी स्टोरेज और मिसाइल की स्टोरेज, आपको लगता है कि ईरान अबव द ग्राउंड जो है वो अपनी स्टोरेज करेगा? तो आपने तो खुद बोला कि अंडरग्राउंड रखता है, और बिल्कुल सही बोला कि अंडरग्राउंड ही है। और इतनी इतनी 11,000 कैंपेन्स करने के बावजूद भी ये लोग खत्म नहीं कर पाए उन सारी स्टोरेज को और सारी चीजों को। तो अभी क्लेम्स करना कि हमने खत्म कर दिया है, तो आई थिंक ये एक रेपिटेशन है, और इन चीजों के ऊपर कोई सीरियस नहीं लेता अब अमेरिका को। जॉन भाई, एक पॉइंट था, ये जब मैं एग्रीमेंट पढ़ रहा था तो मैं समझना चाह रहा था क्योंकि मुझे समझ नहीं आई उसकी। आप चूंकि ईरान में बैठे हैं, वहाँ की पब्लिक पल्स आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ की लीडरशिप के साथ राब्ते में, तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि जी ये जो इमीडिएटली अपॉन द साइनिंग ऑफ दिस एमओयू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल बिगन द रिमूवल ऑफ इट्स नेवल ब्लॉकेड एंड एनी डिस्टर्बेंस or impediments against the Islamic Republic of Iran and will fully end the naval blockade within 30 days. During this period, the traffic of vessels will be in proportion to the number of pre-war traffic being restored by the Islamic Republic of Iran. जो अगली लाइन है वो ये कहती है कि the United States of America further undertakes to remove its forces from the proximity of the Islamic Republic of Iran with 30 days after the final deal. Let's say 60 दिनों के बाद डील तय पा गई, और डील तय पाने के बाद 30 दिन होंगे अमेरिका के पास, और ये बात अगर तय पा जाती है तो क्या अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और दीगर ममालिक है, वहाँ पे जो अमेरिकन फोर्सेस के अड्डे हैं और फोर्सेस हैं, अमेरिका वहाँ से रिमूव करेगा? ईरान को ये लगता है कि वो कर देगा, क्योंकि ये तो लिखा हुआ है उस एग्रीमेंट के अंदर। देखिए, मैं वैसे तो ईरान में जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम वकील भी हूँ, और पढ़ाया भी है मैंने। ज़ैविस यूनिवर्सिटी में 5 साल मैंने पढ़ाया है, और असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे रहा हूँ मैं लॉ का, और डेनिंग में भी पढ़ाया है। तो वकालत की लैंग्वेज में जो चीज़ें लिखी जाती हैं, उसके अंदर कहीं न कहीं जो है वो हमें नज़र आता है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें कि ये कहता क्या है, ये जो क्लॉज़ आपने पढ़ा है, ये क्लोज कहता ये 4 है है, कि सॉरी, क्लोज 4। क्लॉज 4 कहता यह है कि अमेरिका अपनी जो नेवल ब्लॉकेड है उसको हटाएगा, और अमेरिका उसके साथ साथ जितनी भी रुकावटें हैं, इम्पेडिमेंट्स हैं, उन रुकावटों को, मतलब इनके जो जहाज हैं, इनकी जो फोर्सेस हैं यहाँ पे आ जाती हैं डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने के लिए। जो क्लॉज 5 का पहले मैं आपको हवाला दे रहा था वो उसी से रिलेटेड है। तो अमेरिका जब ये चीजें करेगा तो ईरान जो है वो इंश्योर करेगा कि प्री वॉर लेवल्स पे कश्तियों को लेके आ जाए, शिपिंग को लेके आ जाए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहली बात एस्टैब्लिश कर ली कि अमेरिका को ये फोर्सेस अपनी हटानी पड़ेंगी इस प्रॉक्सिमिटी के अंदर। ये जो जहाज वगैरह हैं ये सारे वो नहीं लेके आ सकता, रुकावटें नहीं डाल सकता, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्लियरली लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है? फिर ये भी लिखा हुआ है कि ईरान जो है वो प्री वॉर लेवल्स पे कश्तियों ट्रैफिक को जो है को वो लाने की कंटिन्यू एश्योरेंस। करेगा। तो द पॉइंट इज के जो आपने बात की, जो आपने क्लॉज दिया, वो उसी चीज की अक्कासी कर रहा है कि अमेरिका
यहाँ पे नहीं ऐसा कर सकता कि वो किसी भी चीज की रुकावट डाले, इम्पेडिमेंट्स लिखा हुआ है, रुकावट डाले इस पूरे प्रोसेस के अंदर, जिस प्रोसेस में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्री वॉर लेवल्स के अंदर जो है वो लेके आना है। ये जिम्मेदारी ईरान के अंदर है, और इसीलिए ईरान कह रहा है, इसीलिए ईरान का कहना है कि जी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक नया ऑल्टरनेटिव रूट बगैर कोऑर्डिनेशन के, बगैर कम्युनिकेशन के खोल दें। ठीक है। अच्छा, ये जो 300 बिलियन डॉलर है जॉन भाई, कल रात मेरे सामने एक वीडियो आई, क्लैश रिपोर्ट पर पोस्ट हुई थी। वो जो सेक्रेटरी जनरल हैं जीसीसी के, वो ये कह रहे थे कि जी मुझे नहीं मालूम, जीसीसी ममालिक के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर, और जीसीसी ममालिक को भी नहीं मालूम कि ये 300 बिलियन डॉलर्स कौन देगा। इस तरह लगता है कि जैसे बड़ी मुबहम सी स्टेटमेंट थी जो इस एमओयू में लिखी गई अमेरिका की जानिब से। जीसीसी ममालिक को नहीं पता $300 कौन देगा। क्या अमेरिका दे देगा $300 जो ईरान क्लेम कर रहा है? जब आप सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो आपको जब कुछ बनवाना होता है तो एक अफसर बोलता है दूसरे के पास जाओ, दूसरा बोलता है तीसरे के पास जाओ, तीसरा कहता है चौथे के पास जाओ। फिर आपका काम जो है वो आखिरकार होता नहीं है। अगर होता भी है तो आपको मजबूरन या तो सोर्स लगवानी पड़ती है, या तो जोर इस्तेमाल करना पड़ता है किसी और तरीके का, या तो आपको जो है वो रिश्वत देनी पड़ती है। फिर बेसिकली दुनिया में ऐसे चलता है। और मेरे ख्याल में ये जो हमें नजर आ रहा है, ये जो पूरी सूरत-ए-हाल नजर आ रही है, वो बिल्कुल उसी तरीके की सूरत-ए-हाल है। ये सारे ममालिक, कोई भी देखें, पहली बात तो ये, कोई भी मूड में नहीं है $300 अरब देने के। मुआहदे में भले अग्री हुआ हुआ है, मुआहदा तो एक जो है वो एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी मुकर सकता है आगे जाके। तो ये ममालिक एट द सेम टाइम जीसीसी के ममालिक जो हैं वो मना तो कर रहे हैं कि ये नहीं देंगे और अमेरिका देगा, और अमेरिका बोलेगा कि हम नहीं देंगे, ये देंगे। एंड में बहरहाल किसी ना किसी को तो देने पड़ेंगे, क्योंकि फिर मसला ये है कि अगर नहीं दिए इन्होंने तो ईरान के साथ कोऑपरेट करके इस रीजन के अंदर चलना बहुत मुश्किल है इन ममालिक के लिए, जो कि खलीज फार्स में बेस्ड हैं। और दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये $300 अरब ईरान को भी लगता है कि उनको मिलेंगे। अमेरिका तो बहुत पूरी कोशिश करेगा अपनी कि वो मुकरे इस मुआहदे से, लेकिन हमको मालूम है कि एट द सेम टाइम उनकी जो है वो मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं, और मिड टर्म इलेक्शंस को लाने के लिए, मतलब चीजों को दिखाने के लिए कि हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, अमेरिका जो है वो ये दिखा रहा है कि वो मुआहदे के अंदर इंटरेस्टेड है। और मिड टर्म इलेक्शन जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद अल्लाह मालिक है कि होता क्या है। तो एट द एंड ऑफ द डे देखें, बात सारी ये है कि किसी को नहीं पता कि ये पैसे ईरान को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मुझे पर्सनली ऑनेस्टली नहीं लगता कि ये पैसे ईरान को मिलेंगे, और मुझे लगता है कि ये चीज जो है वो हमें नजर आएगी कि किसी ना किसी तरीके से दोबारा टेंशन्स बढ़ेंगी, दोबारा से अमेरिका के साथ जो है वो ईरान के मामला खराब होंगे। और जीसीसी ममालिक बहरहाल उनके लिए टेस्ट है कि वो कहाँ खड़े होते हैं। बेसिस हटाना, आपने बिल्कुल सवाल जो पिछले सवाल में आपने किया था, एक और सवाल कि बेसिस क्या ये लोग हटा सकते हैं। देखें, बेसिस हटाना इनको, इनके अंदर भी एक है डिस्कशन के बेसिस हटाने हैं अमेरिका के। अमेरिका जो है वो एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी रियलिटीज हैं अरब ममालिक की जो अमेरिका के साथ अटैच्ड हैं। उनका सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अटैच हुआ हुआ है, उनकी इंटेलिजेंस या उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो अमेरिकन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ने ली हुई है। तो बात सारी ये है कि जो आगे होगा वो सिर्फ ड्रोन और मिसाइल और स्ट्राइक्स के एक्सचेंज में आपको चीजें आगे जाती हुई नजर आएंगी, और उसको फॉलो कर रही होंगी मुज़ाकरात, उसको फॉलो कर रही होंगी डिस्कशंस। तो लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि $300 अरब जो है वो कोई देगा। इस तरह तो जॉन फ्रोजन एसेट्स नहीं दिए अभी तक। जी बिल्कुल, ऐसे ही फ्रोजन एसेट्स का अभी तक वो नहीं आया। लेकिन इस तरह तो फिर ये है कि ये जो एमओयू है ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि अभी किसी तरह इस इशू को कंट्रोल कर लिया जाए, बाद में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसी तरह तो अगला मुआहिदा जो उनका अगला मुज़ाकरा दोहा में होने हैं, वो तो फिर अगर नाकाम हो गए तो क्या होगा, फिर दोबारा रिज्यूम हो जाएगी वॉर। आप क्या देख रहे हैं? देखें, बात सारी है, पहली बात तो मुआहदे की अगर बात करें, मुआहदा मैं नहीं समझता कि ऐसे ही है। मतलब बहुत बड़ी शिकस्त अमेरिका ने शिकस्त खाई है, और मुआहदा जो है वो उस शिकस्त को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप क्लॉजेस देखें तो वो दिखा रहे हैं कि अमेरिका किस तरीके से हारा है। मुआहदा बहुत अच्छा है, मुआहदे में जो चीजें लिखी हुई हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम प्रॉब्लम यह है कि मुआहदे के अंदर आगे आगे जाके किस तरीके से चीजें मटीरियलाइज होती हैं, बेनिफिट्स किस तरीके से ईरान और जो ईरान को मिलने हैं, या अमेरिका को, खैर अमेरिका को क्या ही मिलना है, इसमें वादा ही मिला है बस कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। तो ये चीजें अगर मिलनी है तो वो कैसे होंगी, ये मुश्किल सवाल है जरा। और इसके अंदर अभी से आप देख रहे हैं कि अभी से जो डिस्कशंस चल रही हैं, अभी भी जो डिस्कशंस चल रही हैं वो डिस्कशंस इस पे चल रही हैं कि मुआहदे को कैसे इंप्लीमेंट करवाना है।
तो बात मुआहदे को पहले इंप्लीमेंट करवा लेते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद क्लॉज नंबर 13 जैसे कहता है कि आपको फिर न्यूक्लियर मसाइल या सैंक्शंस, वो जो दूसरी सैंक्शंस हैं और जो दूसरे मामलात हैं उनको रिजॉल्व करना होगा। लेट्स सी कि ये कहाँ जाता है। मुझे तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि अभी देखें, प्रॉब्लम ये है कि ईरान के अंदर भी ये रियलाइजेशन है बाय द वे कि अमेरिका जो है वो पूरी तैयारी कर रहा है, अभी दोबारा अपने आप को रिपेयर कर रहा है, दोबारा अपने आप को रिस्टोर कर रहा है ताकि वो किसी तरीके से हमला कर सके ईरान के ऊपर। पूरा भरोसा है ईरानियों को कि पूरी कोशिश करेंगे किसी तरीके से दोबारा रिफ्रेश होकर मिड टर्म्स के बाद हमला करने की। बट एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कि अमेरिका के अंदर इतना स्टेमिना नहीं बचा कि वो भी फिलहाल जंग कर सके अमेरिका के साथ। तो मुआहिदा जो है वो एक फायदेमंद चीज उस सेंस में है कि इसने जो है वो चीजों को एक फॉर्मल क्लोजर के ऊपर जो है वो लाया है। और आगे क्या होता है ये तो किसी को नहीं पता, जंग है। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि 60 दिन का मामला जो है वो तय पाएगा। और जाहिर सी बात है मुआहिदा एट द एंड ऑफ द डे, देखें इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म तो नहीं है, कोई कानून तो नहीं है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। तो हमें पता है कि चीजें जो है वो अमेरिका करता है बहुत सारी मजबूरी में। अमेरिका जो है वो दिखाता भी कुछ चीजें हैं और होती कुछ चीजें बैकग्राउंड पे कुछ और हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल अदा किया है इस मामले में अमेरिका और ईरान के दरमियान। फिर साथ में कतर का भी एक रोल हमने देखा। अब पाकिस्तान को एनर्जी में बड़ा क्राइसिस फेस करना पड़ता है, तो क्या पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है उसकी वजह से ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कोई ऐसी चीज़ तय पा सकती है जिससे कल को पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस 100 रुपये पर लीटर आ जाए? है तो एक ख्वाब लगता है, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि ईरान कुछ कर ले, पाकिस्तान के साथ एक एनर्जी कॉरिडोर डिज़ाइन कर सके जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, जिसमें ऑयल की सप्लाई भी है और एक गैस पाइपलाइन भी है, उसको आगे लेके जाए जिससे पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस रिजॉल्व हो सके? वो जी एक एनर्जी कॉरिडोर तो बना हुआ है ना, पाइपलाइन के नाम से तो बना हुआ है ना। प्रॉब्लम उसमें क्या आ रही है, ईरान तो हमेशा से कह रहा है कि यार आप हमारे साथ गैस भी लो। गैस $11 की MMTU जो पड़ रही है ईरान से, बाकी कहाँ से जो दुआ से मंगवा रहे हैं वो $15-16 MMTU पड़ रही है। तो फायदा बहरहाल बहुत बड़ा फायदा है इसके अंदर। गैस की बिजली की प्राइसेस आपकी किस तरीके से गिरेंगी, ये तो पहली पहली बात। दूसरा ये कि तेल भी ईरान के ऊपर से सैंक्शंस अब हट गई हैं कि ऑयल सैंक्शंस हटी नहीं है तो कोई भी तेल खरीद सकता है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका को बगैर किसी उसके, बिल्कुल पाकिस्तान ने इतनी मेहनत की है इस मुआहदे को सरंजाम देने के लिए, तो अमेरिका को चाहिए कि चाहे डील हो आगे या डील ना हो 60 दिन की, अमेरिका को चाहिए कि पाकिस्तान को वो वेवर दे परमानेंटली कि वो ईरान के साथ जो है वो तिजारत कर सके, ईरान से गैस खरीद सके, तेल खरीद सके। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है वो डिजर्व करता है ये चीज कि ऐसी हो। बट लेट्स सी कि क्या होता है। अभी तो बहरहाल विंडो है हमारे पास, इस चीज को यूटिलाइज करना चाहिए। ना सिर्फ हमारी पेट्रोल की प्राइसेस गिरेंगी, बिजली की प्राइसेस भी गिरेंगी, बल्कि जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं जिनके अंदर बिजली का एक्सेस ही नहीं है, वहां तक ग्रिड भी पहुंच सकती है ईरान के थ्रू, जैसे कि कतर और कुवैत और दूसरे मुल्कों में हमें नजर आ रहा है कि आगे बढ़ रही हैं चीजें उस फ्रंट के ऊपर भी। तो लेट्स होप इंशाल्लाह। अभी भी देखें लोग कहते हैं जी हमारे पास क्रूड प्रोसेसिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पहली बात तो यह है कि कराची रिफाइनरी जो है वो ईरान की क्रूड को प्रोसेस करने की एबिलिटी रखती है और कर चुकी है, पहले भी 2011 तक करती रही है। बल्कि मैं तो दूसरी ये बात यह कहूँगा कि कि बलूचिस्तान, जोन भाई, बलूचिस्तान का वो जो इलाका है गवादर का और उसके साथ ऊपर वाला जो एरिया है साउथ का, उसके साथ उसमें एक रिफाइनरी लगाई जा सकती है। बलूचिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक डिप्राइव जिसे कहते हैं, उसको दोबारा से रिज्यूम किया जा सकता है, बेहतर हो सकता है। बिल्कुल बहुत अच्छा हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, लोगों की एम्प्लॉयमेंट का भी है। और देखें बराबर में ईरान, सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको हॉर्मोज की झंझट से नहीं गुजरना पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। दुनिया बंद हो जाए पूरी, पाकिस्तान जो है वो, मैं 8 रुपए लीटर यहाँ पे पेट्रोल डलवा रहा हूं, जंग के अंदर भी एक एक कतरा बूंद जो है वो नहीं रुकी आना। तो जाहिर सी बात है बड़ा बड़ा आई थिंक कंफर्टेबल पोजीशन होगी। आई थिंक बहुत फायदा हो जाएगा। और अभी भी स्मगल होके आ ही रहा है ना तेल, मतलब तेल स्मगल होके क्या नहीं आ रहा, पेट्रोल नहीं आ रहा जी। स्मगल रूट जो है वो ईरानी रेट है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑफिशियल रेट पे ले लें, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जाहिर है वो सस्ता पड़ेगा। तो आई थिंक बहुत अच्छा मौका है अमेरिका को, चाहे मुआहिदा आगे बढ़े ना बढ़े, नोबडी केयर्स। आई थिंक एक जीत है जो ईरान ने की हुई है मुआहिदे के तहत, और मुआहिदे को पाकिस्तान ने जो है वो कामयाब बनाने में कोशिशें की हैं। तो पाकिस्तान को इसमें वेवर मिलना चाहिए 100%, सर बहुत एक्सक्लूसिव शुक्रिया, बेनिफिट मिलने चाहिए। बहुत शुक्रिया जॉन थैंक भाई यू सो आपका। मच। नादरीन, ये मामला कब हल होते हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के हवाले से एक बड़ी अहम अपॉर्चुनिटी है। अगर ईरान और पाकिस्तान इस मुआहदे को लेकर किसी तरह बलूचिस्तान के अंदर एनर्जी कॉरिडोर डेवलप कर लेते हैं, तो इससे बलूचिस्तान के अंदर जो आवाज़ें उठती हैं कि बलूचिस्तान मुआशी तौर पर महरूम है,
बलूचिस्तान के अंदर ये मसाइल हैं, तो उन डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म किया जा सकता है वहाँ पे एनर्जी कॉरिडोर बनाकर, ऑयल के लिए, बिजली के लिए, गैस पाइपलाइन के थ्रू। तो ये एक बड़ी अहम अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास। एक तो अपने एनर्जी क्राइसिस पर कंट्रोल हासिल कर सकता है, दूसरा बलूचिस्तान के अंदर से जो महरूमियों की आवाज़ें उठती हैं वो उन रिसोर्सेज के ज़रिए बलूचिस्तान को प्रोवाइड करके उन आवाज़ों को ख़त्म किया जा सकता है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।